सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी से, जो मोदी सरकार और बीजेपी के प्रमुख युवा चेहरों में से एक हैं। कम उम्र में ही राजनीति और क्रिकेट जगत में सक्रिय अनुराग जी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकुर जी बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 4 बार से सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखने वाले अनुराग ठाकुर जी से तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। अनुराग जी, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अचानक आई इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब हमारा रोड मैप क्या है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर देश और दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि इन परिस्थितियों का सामना भी 2020 में करना पड़ेगा। जी, जब हम देश को बजट दे रहे थे तो एक नई सोच के साथ देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके प्रयास थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से इस लड़ाई में हमें एक अच्छा अनुभव भी हुआ है इस तरह से, क्योंकि मार्च में लग रहा था ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है जी, हमने 20,97,000 करोड़ का पैकेज भी लाए ताकि पटरी पर वापस अर्थव्यवस्था को लाया जा सके। बहुत सारी रिफॉर्म्स का भी हमने अनाउंसमेंट्स की हैं, जिससे नए क्षेत्रों में आपको जाने का अवसर मिलेगा और आप नए नए काम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज तो प्रयास है कि वापस पटरी पर हमारा उद्योग आए, अर्थव्यवस्था आए, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी गति बढ़ेगी, क्योंकि अधिकतर सेक्टर्स अर्थव्यवस्था के खुल गए हैं, आप वापस एक बार पटरी पर आएंगे, डिमांड थोड़ी और बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके लिए अगले 4 सालों में अब थोड़ा और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने जो संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास तो बिल्कुल किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पैकेज से कुछ नहीं होगा, इसमें राहत कम और कर्ज ज्यादा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर 20.5 करोड़ जनधन खाता धारकों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए हमने डाले, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 82 लाख वृद्ध विधवा दिव्यांग के खातों में 2,200 करोड़ दिए, 7 करोड़ गृहिणियों को गैस सिलेंडर की भरपाई के लिए यानी कि रिफिल के लिए 9,000 करोड़ डाला। टीडीएस टीसीएस में आपके 25% कटौती कर दी, 50,000 करोड़ आपका एडिशनल वो आएगा व्यापारी वर्ग के लिए। फिर ईपीएफ का पैसा हजारों करोड़ रुपया हमने अपने खाते से सरकार ने बढ़ा, कर्मचारी का भी, भविष्य निधि का और काम देने वाले का भी। वहीं दूसरी ओर को अपना पैसा निकालने की अनुमति महीने की दे दी 75% तक का। ये सारे कदम उठाए, साथ ही साथ 2% इंटरेस्ट सबवेंचर हमने दूध उत्पादकों को दी और 2% एडिशनल दे दी समय पर पेमेंट करने के लिए, 4% वो हो गई। 3 लाख करोड़ रुपया हमने लोगों को 100% मोदी सरकार की गारंटी पर पैसा दिया, जिसमें ना आपको अपना घर, ना जमीन गिरवी रखनी, ना कोई कोलेटरल देना है, ना कोई गारंटी देनी है। मोदी सरकार व्यापारी के लिए गारंटी दे रही ताकि वो किसी को काम से ना निकाले। 20% उसकी कार्यशील पूंजी और बढ़े और आज लगभग 3,000 से ज्यादा स्थानों पर देश भर में टीयर 2 सिटीज पर आज लोगों को पैसा मिलेगा, जो हमारे उद्योग करने वाले हैं या व्यापारी हैं, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापारी हो जिसकी 25 करोड़ तक की बैंक की लिमिट है और 100 करोड़ तक का व्यापार करता हो। इन सबको मोदी सरकार की गारंटी पर कम ब्याज दर पर, लगभग 7.5% की ब्याज दर पर उनको पैसा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की है जिसमें लोगों का भरोसा लौटे और लोग व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि मायूसी भी बहुत रही है कोरोना के कारण। सरकार सिर्फ अपने मॉडल से चलना चाहती है या विपक्ष का जो सुझाव है ये सिर्फ एक शास्त्रीय लोकप्रियता को बटोरने का तरीका है? उपेंद्र जी, आपने देखा होगा चुनाव में ये मॉडल पहले लोगों ने न्याय स्कीम करके डाला था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उस समय भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि व्यवहारिक नहीं। जी जी। और दुनिया भर के देशों में जिन्होंने प्रयास भी किया
उनके यहाँ भी ये विफल हुआ है। जी। अमेरिका की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको कहा है कि ये ठीक मॉडल नहीं है, लेकिन जो भारत ने मॉडल अपनाया है वो आत्मनिर्भर करने का है जी। कि आपको जिनको अन्न और धन की आवश्यकता उनको वो भी दिया, और लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर करने के लिए हम लोगों ने वो कदम उठाए हैं। जी। लोग भी हों, संस्थाएं भी हों, राज्य और देश भी आत्मनिर्भर हों, ये हमने किया है। FRBM एक्ट में उनको 3% पैसा मिलता था, हमने उसको 5%, ताकि 4.25 लाख करोड़ रुपया राज्यों को और मिल सके। लेकिन उपेंद्र जी, ये जो हमने FRBM का किया, जी जी। इसमें हमने 4 क्लॉज लगाए कि आपको बिजली का पे क्या कदम उठाने हैं, शहरों में क्या कदम उठाने हैं, आपको 1 नेशन 1 राशन कार्ड के लिए क्या कदम उठाने हैं। इससे क्या होगा, इससे गरीबों का भला होगा, राज्यों का भला होगा, कि गरीब किसी भी राज्य में जाए अपने राशन कार्ड पर कहीं पर राशन ले सकता है, लेकिन इससे राज्यों को भी करोड़ ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन राज्यों का भला नहीं होगा। गरीबों को बिजली ढंग से मिल पाए और बिजली कंपनी को पैसा समय पर चुकाएं, उसके कदम उठाने के लिए कहा तो उनको पैसा मिल जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो थोड़ा सुधार करना है वो करें, ताकि इनके यहाँ पर इंडस्ट्री आए, तो देखिए इससे उनको लाभ मिलेगा। हम चाहते तो केवल वैसे ही बढ़ा देते, लेकिन हम चाहते थे राज्यों की भी रिफॉर्म्स हो, ताकि पूरा हिंदुस्तान एक साथ आगे बढ़े और आत्मनिर्भर हो। कंपनीज एक्ट में जो प्रोसिक्यूशन को लेकर के अभी हाल ही में अध्यादेश आया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से SFIO और कंपनीज एक्ट के कानूनों के कारण जो है लोग थोड़ा सा डरा सहमा महसूस कर रहे थे, आप लोगों ने कई क्लाज हटा दिए हैं, वो क्या है, थोड़ा सरल तरीके से समझाएं। उपेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। 1 लाख के बाद भी कंपनी का अगर कुछ होता तो उसका दिवालियापन करके उसको NCLT में ले जाते थे। अब उसकी सीमा हमने 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। जी। पहले आपका कोई प्रक्रिया में चूक हो जाती थी, कोई छोटी मोटी कमी रह जाती थी, तब भी आपका वो क्षमा योग्य अपराध माना जाता था। जी, कंपाउंडिंग करके उसको हटा देते थे। हाँ जी, अब उसको क्या है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है जी, और अपराधीकरण वाली कैटेगरी से हटा दिया। ऐसे 58 सेक्शंस को इसमें से जो क्रिमिनल माना जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये बड़ा बदलाव है, और कोविड-19 से प्रभावित अगर कोई इंडस्ट्री घाटे में जाती है, NPA में जाती है, तो उसको डिफॉल्ट ना माना जाए, इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत इसका स्वागत हुआ है, इसके लिए आपको खास तौर से ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि कई सारे स्टेक होल्डर्स से मीडिया में होने के नाते बातचीत होती है, लोगों ने इसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुख्य बिंदु क्या हैं और किन क्षेत्रों में फोकस होगा, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है? मतलब आप क्या समझते हैं कि चूंकि आपने सबसे ज्यादा मीडिया को और लोगों को ब्रीफ किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, आपका पर्सनल मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि आपको सबसे खास बात, सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट क्या लगा उसमें? उपेंद्र जी, ऐसा है कि माननीय मोदी जी ने 5 स्तंभ तो आत्मनिर्भर भारत के बनाए, बिल्कुल बताए, लेकिन मैं आम आदमी की भाषा में अगर कहूं तो ये कहूंगा, किस तरह से हम देश को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में ला खड़ा करने के लिए, दुनिया की ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महान शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए हम अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, ताकि देखिए आज भी लाखों करोड़ का सामान देशों से आता है, जबकि वही हिंदुस्तान में बनाया जा सकता है। खिलौने हो, बिजली की वो हम दिवाली के टाइम पे जो लड़ियां लगाते हैं वो हो, ऐसे बहुत सारे, कपड़े की बात क्यों ना हो जी, ये सब, मोबाइल फोन, आप देखिए आज से 5 साल पहले 2014 में, जब 2006 वर्ष पहले मोदी जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट 2 नंबर पर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा तेल का और गैस का, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का, जी, तो क्यों ना हम इसको हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। मात्र 5 वर्षों में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन, ये मोदी जी ने रास्ता दिखाया। हम हथियार दुनिया के सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। आज हमने कहा लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाएंगे ताकि वो हथियार हिंदुस्तान में बने, आयात ना करने पड़े, तो हिंदुस्तान में अब उसको बल मिलेगा। हमने इंडस्ट्रीज और खोल दी हैं, चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर के लिए मंडी एक्ट खत्म करने की बात हो, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने की बात हो, तो इससे किसानों को भी बल मिलेगा देश के किसी कोने में अपना माल बेचने का,
तो किसान आत्मनिर्भर होगा। हथियार कम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं है उसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो उससे और उसकी क्षमता बढ़ेगी और उन सेक्टर्स में जो भी माल बनेगा उसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। तो सेक्टर बाय सेक्टर हमारा आयात कम कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोयला है तो इसको हम 240 मिलियन टन अगर विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, अगर हमने कह दिया कि कोल का खनन बिल्कुल ओपन होगा, केवल बिजली या स्टील वाले को नहीं मिलेगा, आप इसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, आपको रॉयल्टी पर टन नहीं देनी पड़ेगी, रेवेन्यू शेयरिंग में जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग इसमें आगे आएंगे और हमारा इंपोर्ट 70% के लगभग कम हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भरता के कदम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देश के लोगों में जागरूकता एक बड़ी है कि क्यों ना हम अपने ही देश के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें जो यहाँ पर बनते हैं, तो उससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल इस समय ये निकल के आ रहा है कि चूंकि जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जंग की तरफ बढ़ी है, ऐसे में भारत ने काफ़ी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम क्वांटम जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी बात यह हुई कि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ और उसके कारण जो है हमारे एक्सचेकर को काफ़ी मदद मिली। अब जो तेल का इंपोर्ट है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास रखने की, भंडारण की जितनी क्षमता है लगभग हम पूरा कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां भी खड़ी थी, उनके भी टंकियों में जो तेल था लगभग वो जहां था वहीं पे खड़ा था। अब ऐसे में पूरे इस योजना से और इंपोर्ट कम करने से, रेट इंटरनेशनल मार्केट में गिरने से हमें कितना फ़ायदा हुआ? चूँकि आप वित्त मंत्रालय में बैठ के तमाम आय व्यय से लेकर के नीतियाँ जो बन रही हैं उसमें आप शामिल हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी था, मैं सोच भी रहा था कि आप जब मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा। इसमें उपेंद्र जी ऐसा है कि जब खपत ही नहीं हुई जी तो लाभ क्या होगा? जब तक खपत नहीं होती, बिक्री नहीं होती, मान लीजिए आपके गोदाम में कोई स्टॉक पड़ा है लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो आप उससे क्या कमा लेंगे? तो बिक्री होनी बहुत आवश्यक है। सरकार को कमाई की और नहीं, जान बचाने की और पहले सबसे बड़ा कदम उठाने की बात थी, हमने वो भी उठाए और हमने लगातार उसमें कदम भी उठाए हैं जी। लेकिन जो भविष्य में आपको देखना होगा, आपको कई इसमें अलग अलग कदम उठाने होंगे। मान लीजिए इथेनॉल है जी, तो इथेनॉल का मिश्रण कैसे ज्यादा हो? आज आप 6% आप उसको 15-20% तक कैसे लेकर जाए? ब्राजील में 50% पेट्रोल में इथेनॉल करते हैं, किसानों की आय भी बढ़ती है, गन्ना किसान हो या बाकी हो, उनको उससे अवसर मिलता है। आप अपना बिजली का उत्पादन बढ़ाएं और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को आप कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए इथेनॉल और हाइड्रोजन ये दो बड़ा हो सकता है। अगर हाइड्रोजन पर हम अच्छा करें तो हमें बैटरी के लिए जो बाकी इंपोर्ट करना पड़ता है मटेरियल, वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर अगर एक्चुअली बनना है तो आपको उस टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहिए जहां पर आपकी इंपोर्ट यानी कि आयात पर निर्भरता खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है इथेनॉल एक वो है जिसको पेट्रोल में ज्यादा मिक्स करके किया जा सकता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल पर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पर या ऐसी चीजों पर करना चाहिए जहां पर हमारे को किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तब हम अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर बाजार खोले जा रहे हैं और हवाई जहाज़, ट्रेन जैसे परिवहन भी अब शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी और कब तक स्थिति सामान्य होने की दिशा में जो है हम लोग पहुंच जाएंगे? देखिए, प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं जी, ये दिखाना चाहिए कि इसमें से ठीक कितने हो गए, तो जो बैलेंस आप उतना ही दिखाइए ताकि सोच बदले। बिल्कुल। हमें लोगों को डराने का काम नहीं, जागरूक करने का काम करना है। ये भी कहना चाहिए कि भारत इससे अच्छा लड़ रहा है, लोग थोड़ा अपना ख्याल रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे, मास्क पहनकर रखेंगे, हाथों को धोते रहेंगे, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। हम काम भी करेंगे। लेकिन आंकड़े दिखाना कि जी इतने हो गए, तो कई चैनल्स ने तो आदत बना ली कि खौफ पैदा करना। चलिए, आपका सुझाव सहारा न्यूज नेटवर्क मानता है। हमारे 7 न्यूज के चैनल और 83 शहरों में पहुंचने वाले हिंदी उर्दू के अखबारों में हम लोग आज से आपके सुझाव का पालन करेंगे और हम रिकवरी रेट और कितने लोग ठीक हुए, कैसे रिकवर कर गए और लोगों के मन से खौफ दूर करने में सहारा न्यूज नेटवर्क पहले से ही बड़ी भूमिका निभा रहा है, अब उसको और ज़्यादा रेखांकित करके करेंगे। अगला सवाल आपसे ले रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भरता की ओर कदम है तो दूसरी ओर विदेश निवेश को बढ़ाने की बात। भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए
क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया इस मार से गुजर रही है, अब चीन की एक छवि धोखेबाज राष्ट्र की निकल के आई है, तमाम लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे विदेशी निवेश को और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जहां एक और घरेलू कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, वहीं पर मान लीजिए हथियार बनाना है जी, तो आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपकी लोकल कंपनी भी कर सकती है, विदेशी भी कर सकती है। बिल्कुल। तो 49% से बढ़ाकर 74% जो विदेशी पूंजी निवेश किया है वो इसीलिए किया कि यहाँ पर लोग अपना उद्योग ज्यादा लगा सकें, यहाँ से निर्यात कर सकें, और भारत जो हथियार आयात करता था उस पर भी कमी आएगी, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी और आगे बढ़ने का अवसर मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर की बात कही है, अब हिंदुस्तान की कंपनियां जब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करेंगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, बाकी सब होगा, तो इससे आपको बल मिलेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, फिरोजाबाद है, तो वहां पर अगर ग्लासवेयर की बात की जाती, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको लिया जाए जी, कश्मीर का केसर हो, हिमाचल का सेब हो, या आपका आंध्रा की चिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू शूट्स हो, बिहार का मखाना हो, इनके लिए अगर क्लस्टर्स बना के दिए जाएं तो उससे बल मिलेगा। हमने दूसरा एक कदम उपेंद्र जी मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को जी, जो आपके 83 अलग अलग माध्यम से चैनल की बात करेंगे, हमने जो दवाइयां हैं इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई जिसको कहते हैं, उसके भी यहाँ पर प्लांट्स लग सके, चाइना से इंपोर्ट ना हो, उस दिशा में हमने तेजी से कदम उठाने शुरू किए हैं ताकि वो फार्मा पार्क यहाँ पर बनने शुरू हो जाएं। आप जल्द देखेंगे उस पर घोषणाएं भी होंगी और यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे, और हमारा इंपोर्ट एपीआई का भी चाइना से लगातार कम होता चला जाएगा। एक और सवाल अनुराग जी, चूंकि आपके इंटरेस्ट का विषय है, मैं भी युवा हूं, मेरे भी इंटरेस्ट का विषय है, जिस तरीके से बहुत कठोर मन करके प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने CAA लागू कराया, जिस तरीके से धारा 370 35A, राम मंदिर मुद्दा बहुत लंबे अरसे से 491 सालों का विवाद था जो सुलझ गया, 3 तलाक, इंटरनेशनल डायस्पोरा में इन तमाम जो कठोर निर्णय और बहुत सबको विश्वास में लेके ये जो निर्णय हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि हमारे विदेशी निवेश के लिए, हमारे अर्थतंत्र के लिए जो संदेश गया होगा वो कितना मजबूत गया होगा? चूंकि आप वित्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं और तमाम अपने काउंटर पार्ट्स कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे आपकी जरूर बातचीत होती रहती होगी, खबरें आती रहती होंगी, कितना मजबूत संदेश गया है कि भारत की सरकार जो है मजबूत नेतृत्व के हाथ में है? देखिए, आंकड़े सब कुछ कहते हैं, 13% ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश इस सबके बावजूद ज्यादा हुआ पिछले 1 वर्ष में जी। तो आंकड़े अपने आप दिखाते हैं कि लोगों का विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ा है, कि मजबूत सरकार है। 137 करोड़ का एक बड़ी मार्केट यहाँ पर है, एक बड़ी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है, तो दुनिया भर के देश एक आशावादी निगाहों से देखते हैं, और शायद यही कारण है कि यूएसए ने और यूके ने भारत को G7 के देशों में शामिल करने की जो पहल की है, ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य कदम है कि भारत को महान अर्थ शक्तियों में या महान शक्तियों में लाने की बात जो की जा रही है, इस पे कई लोगों का मन भी टूटेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी जी ने जो देश को नेतृत्व दिया है और भारत के लोगों ने जो अपना वोट के माध्यम से ताकत दिखाई है कि पूरा भारत मोदी के पीछे खड़ा है, वो अपने आप दिखाता है कि दुनिया भी देखती है कि 137 करोड़ का ये भारत, एक व्यक्ति ईमानदार जिसने देश को ऐसा नेतृत्व दिया है, नरेंद्र मोदी जी, उसके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। भारत समेत 1-2 और देशों को जोड़ने के बाद G10 की बात की जा रही है, या एक देश और जुड़ जाए तो G11 की बात की जा रही है। इससे कितना मजबूती मिलेगी हम लोगों को? देखिए, आपकी रिकॉग्निशन होती है, आपको पहचान होती है, आपकी पीठ थपथपाई जाती है। बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए, जब चैंपियन बनकर आते थे पैसा नहीं मिलता था, लेकिन स्कूल में या कॉलेज में प्रेयर में हमने खड़ा होकर जब स्कूल के प्रिंसिपल गले में मेडल डालते थे और वही सर्टिफिकेट जो कुछ दिन पहले मिलता था सब स्कूल के सामने देते थे, तो आपकी एक पहचान बढ़ती थी, आपको एक उपलब्धि सबके सामने आती थी।
तो ये वही पहचान है जो आपके बढ़ते हुए कदम भारत दिखाती है कि बिल्कुल। किस तरह से भारत दुनिया भर में अपनी आहट को महसूस करवा पा रहा है, भारत अपनी बढ़ती हुई ताकत को महसूस करवा पा रहा है। और हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि 21वीं शताब्दी में हम विश्व करना चाहते हैं, ये उन्हीं कदमों की आहट है। 21वीं शताब्दी भारत के नाम हो। बिल्कुल, और मैं पूरा सहमत हूं अनुराग जी कि 21वीं सदी भारत के नाम होगी, उसकी पदचाप सुनाई दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने तमाम राहत देने का ऐलान किया है। आपकी नज़र में वो कौन सी प्रमुख राहत है जिनसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उद्योग जगत पहले से अच्छा रिस्पॉन्स करेगा? देखिए, बहुत सारे लोग कंप्लायंस से भी खुश होते हैं कि कंप्लायंस बटन का हुआ, उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए जी। फिर ये जो 20% आपकी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ एक, और इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए लगभग सबऑर्डिनेट डेट में 20,000 करोड़ और इक्विटी इन्फ्यूजन में 50,000 करोड़, तो 3,70,000 करोड़ तो आपके व्यापारिक और मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए दिया जी। इसके अलावा जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया है, उससे उसका आधारभूत ढांचा बनेगा। दूसरा, मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए मछली पालन के लिए, ताकि आप डीप सी फिशिंग कर सकें, गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ सकें, तो उसका भी हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ का होगा। 500 करोड़ मधुमक्खी पालन के लिए दिया, लेकिन उससे आपका बल मिलेगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसी तरह से डेयरी के लिए 15,000 करोड़ रुपए हमने अलग से दिया, और जो खुरपका यानी कि माँ और मुंह और पाँव की बीमारी के लिए 100% टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपया एक मंजूर करके उसके ऊपर खर्च किया जाएगा जी। इसी तरह से ही हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि आधारभूत ढांचा, सड़कें हो, पोर्ट्स हो, हाईवे हो, रेलवे हो, 103 लाख करोड़ रुपए हम इस पर 5 वर्ष में खर्च करने जा रहे हैं, ताकि रोजगार भी मिले और जन जन तक इसका काम पहुंच सके। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हर गांव तक पानी पहुंचे, हर शहर की पानी की कमी को पूरा किया जाए, उस दिशा में काम उठा रहे हैं। स्पेस सेक्टर को खोला है ताकि हमारे नौजवान और बाकी इंडस्ट्री उसमें अच्छा कर सकें। तो हर सेक्टर्स के ऊपर हमने रिफॉर्म लाने का काम किया है, ताकि निवेश भी बढ़े और जो हमारी सार्वजनिक उपक्रम है जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं आते, उनका निजीकरण कर दिया जाएगा, ताकि लोग उसमें निवेश करके उनका आकार और व्यापार और बढ़ा सकें। एमएसएमई सेक्टर का हमने परिभाषा को बदला है, 5 गुना ज्यादा वो अब अपनी टर्नओवर कर सकते हैं, इससे उनका आकार और व्यापार। आगे सवाल ले रहे हैं आपसे। बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं और अब औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं, लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है। सरकार को क्या लगता है, क्या ये मजदूर फिर से जल्दी काम पर वापस लौटेंगे या वक्त लेंगे? जिस हालात में मजदूरों को वापस जाना पड़ा जी, ये राज्यों की जिम्मेदारी थी, जो उनका जन्मभूमि है और जो उनकी कर्म भूमि। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ कमियां रही, जिनके कारण उनको पीड़ा भी सहनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने रेलवे का इंतजाम करवा कर दिया, लाखों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। अब जब वो वापस गए तो उनको रास्ते में भोजन और पानी की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की। अब घर पहुंचने पर भी उनके लिए मनरेगा में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट मनरेगा में किया। 182 रुपए से दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपए कर दी, और 300 करोड़ मैंडेज यानी कि परसेंटेज बढ़ेंगे, 300 करोड़ कार्य दिवस उनको और मिलेगा, ताकि गांव में वापस जाने के लिए उनको कोई ना कोई काम मिल सके। हमने इसकी भी उनकी चिंता की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अगर हमारे गांव, कस्बे, जिले, राज्य आत्मनिर्भर होते तो मौजूदा समय में अनेक समस्याओं ने जो रूप लिया शायद वो नहीं होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने हैं। अनुराग जी, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर पलायन और जिस तरीके से मजदूरों की बदहाली और जिस तरीके से स्किल मैपिंग न होने के कारण अपने राज्य को ही नहीं पता कि हमारे यहाँ के कितने मजदूर वहाँ जाके काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या काम आता है, जबकि कौशल विकास मंत्रालय भी अपने यहाँ बन चुका है और ऑलरेडी वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। एक अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने आज से 6 साल पहले कर दी थी। ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि चूक कहाँ हुई मजदूरों को लेकर के? उपेंद्र जी, चूक तो बहुत स्थानों पर हुई जी, लेकिन मुझे लगता है इसमें राज्यों को एक काम और करना चाहिए। बिल्कुल। पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से, लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो स्थानीय लोग हैं उनकी डायरेक्टरी बने। किस राज्य से, किस पंचायत से कितने लोग राज्य में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, उनका स्किल सेट क्या है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। डायरेक्टरी जब होगी, जब वो राज्य में वापस भी गए, तब भी इनकी डायरेक्टरी बननी चाहिए कि कौन कौन वापस आया, और उसको ऑनलाइन करें
बिल्कुल। ताकि कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी संस्था हो, उसको किसी बात की आवश्यकता है तो ऑनलाइन देख सकते हैं कौन व्यक्ति वहां पर, उसका नंबर होगा तो उसको फोन करके पूछेंगे कि बिल्कुल। अगर आप अपने इसी राज्य में पंचायत में तो आप ये काम क्या हमारे लिए कर सकते हैं, तो इससे लोगों को लाभ मिलेगा। आपका बहुत अच्छा सुझाव है। बिल्कुल। मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्यों में कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग, जो मैंने वही कहा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि स्किल मैपिंग का काम हमने शुरू कर दिया है, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी नीति या नियम तैयार करने की कोई बात है, कोई ग्रिड बनाने की बात है नीति आयोग के जरिए या किसी और मंत्रालय के जरिए या कौशल विकास मंत्रालय के जरिए? अगर नहीं है तो आप इसका, मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन है कि इस दिशा में कुछ काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, एक नेशनल ग्रिड बनना चाहिए, क्योंकि मजदूर हमारा जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है, जो उसका स्किल है, उसका जो हुनर है। आप ठीक कह रहे हैं। जैसे देखिए विदेशों से भी लोग वापस आए जी, तो एयरपोर्ट पर प्रयास किया गया कि उनकी जानकारी ली जा सके ताकि वो जब घर वापस जाएं, जी, और अगर उनको अब वापस हिंदुस्तान में बसना है तो यहाँ पर रोजगार के अवसर क्या हो, तो उनकी भी एक डायरेक्टरी बनाकर दी जाए। लेकिन एक ज्यादा शानदार वहीं पर हो सकता है राज्यों के स्तर पर, जहां पर अगर ये अवेलेबल होगा और इसको सेंट्रल ग्रिड के साथ, नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाए और इसको सही प्लेटफॉर्म पर रखकर इस पे काम करना शुरू करें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि एक हमारा ऐसा धन है, ऐसा रत्न है जो हमारे पास रहेगा, जिसकी पूरी जानकारी रहेगी, डेटा बनेगा तो सबको शेयर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी को पूरा भरोसा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। उनके इस आत्मविश्वास के पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदुस्तान ने हर बार संकट में से अवसर ढूंढे हैं। बिल्कुल। और मोदी जी के नेतृत्व में हम संकट में ही अवसर देख रहे हैं। तो ऐसे से अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया, योगा को दुनिया भर में भेजा। हम साइंस के क्षेत्र में देखिए, हमने धरती से लेकर मंगल तक उस दूरी को पूरा किया। विक्रमयान की बात हो तो भारत ने नए कदम उस दिशा में बढ़ाए। भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स में दुनिया के पहले 5 देशों में हिंदुस्तान को मात्र 5 वर्षों में लाकर खड़ा कर दिया। अब हमने उनके लिए और अवसर खोले हैं और रास्ते उनके लिए खोले हैं। भारतीय इंडस्ट्री को और बड़ा होने के लिए हमने और अवसर दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 4 वर्षों में जिस तरह से हम लगातार कंप्लायंस बर्डन कम करते जाएंगे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देते जाएंगे, लोगों के लिए और अवसर खड़े होंगे, तो भारत दुनिया की महान शक्तियों में आकर खड़ा होगा। ये ना केवल मोदी जी का एक संकल्प और एक सपना है, हम इस सपने को साकार करने के लिए लगातार दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं और पूरा भारत, टीम इंडिया एक रूप में काम करेगा। सरकारों को अचानक से आई इस चुनौती से लड़ने का अनुभव भी नहीं था, शायद इसीलिए कई राज्यों में स्थितियां सहज नहीं हो पा रही हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति महाराष्ट्र राज्य की खराब है। क्या कहना चाहेंगे कि राज्य क्यों नहीं समय रहते, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो देश की आर्थिक राजधानी है, जिस शहर पर रोज़ आप, मुंबई जैसे शहर पर रोज़ आप तमाम अपडेट लेते होंगे, आप जानकारियां रखते होंगे, आज मुंबई शहर थोड़ा बेहाल है। वित्त राज्य मंत्री होने के नाते, वित्त मंत्रालय से जुड़े होने के नाते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार को सुझाव दे कि मुंबई को ठीक किया जाए, क्योंकि वो हमारा आर्थिक चेहरा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है जी, और हर राज्य की जिम्मेदारी, चाहे वहां के नागरिक हैं या कोई बाहर से काम करने उस राज्य में आए जी, और उस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहां पे जो भी कमियां रही उसको जल्द पूरा करना चाहिए। मैं कोई सुझाव देने यहाँ पर नहीं बैठा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आर्थिक राजधानी है भारत की जी, वहां पर अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वहां पर मिसमैनेजमेंट अगर होती है तो उसका प्रभाव केवल मुंबई या पुणे पर नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए हमने पूरा सहयोग पहले भी देने की बात कही, आगे भी अगर महाराष्ट्र की सरकार को भारत सरकार का कोई सहयोग चाहिए होगा तो निसंकोच होकर हम करेंगे। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। कोई भी देश कितना ताकतवर है और किस गति से विकास कर रहा है, ये काफी हद तक उस देश की आर्थिक सेहत पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो लंबी छलांग लगाई है, उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे कोरोना संकट के चलते झटका जरूर लगा है। बावजूद इसके सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटी है और इस महत्वपूर्ण कार्य में एक शख्स के कंधों पर खास जिम्मेदारी है। वो है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यन। भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन बैंकिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस और आर्थिक नीति में दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों में से एक हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल कर चुके डॉक्टर सुब्रमण्यन ने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। श्री सुब्रमण्यन वैकल्पिक निवेश नीति, प्राथमिक बाजार, माध्यमिक बाजार और रिसर्च पर बनी सेबी की कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं। एकेडमिक कैरियर की शुरुआत से ही डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेज के साथ कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। के.वी. सुब्रमण्यन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ले रहा हूं। आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब दुनिया अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। एक तरह की आर्थिक तबाही झेल रही है। हमारा देश भी 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अभी भी कोरोना की मार झेल रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी रफ्तार बहुत धीमी है। आपको क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लौटने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? नमस्कार। आप यदि ध्यान दें तो जिस तरह की एक वैश्विक महामारी आई है जी, इस महामारी के चलते अनिश्चितता काफी बनी हुई है। यदि हम इससे पहले इस तरह की जब आर्थिक मंदी आई थी, यदि 2008-2009 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कहते थे, उससे यदि हम तुलना करें तो वो जो आर्थिक विषमता जो आई थी वो मूलतः आर्थिक कारणों से थी। बिल्कुल। इसके बजाय यदि आप हम ये जो महामारी के कारण जो आर्थिक जो कठिनाई आई है, इसका मूलभूत कारण तो महामारी है। अनिश्चितता के कारण ये होता है कि यदि मान लीजिए आप अपना ही बजट लें, तो यदि आपको यदि अनिश्चितता का अनुभव हो रहा है, तो आप शायद एक बड़ी गाड़ी या घर ऐसा एक निवेश आप ना करें। बिल्कुल। तो इसी तरह सभी लोगों का इसी तरह का एक सोच रहता है, तो जिसके चलते जो कंजम्पशन कहते हैं, डिमांड और कंजम्पशन, उस पर असर पड़ता है। तो ऐसा ही ये भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है वो मूलतः ये महामारी से आ रही है। बिल्कुल। लॉकडाउन से हुए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान को लेकर अलग अलग जानकारों का अलग अलग आकलन है। किसी का कहना है कि 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, तो किसी का आकलन है कि 40 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। देश के आर्थिक हालात को सबसे नज़दीक से देखने और समझने और उसे मॉनिटर करने में आपकी शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका क्या अनुमान है कि हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है इस कोरोना महामारी के चलते? देखिए, इस सवाल का जब मैं जवाब देता हूं, इसमें ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है जी, कि मान लीजिए हमने यदि लॉकडाउन नहीं किया होता, तो वो उस स्थिति में किस तरह का वातावरण बनता। जब ये महामारी आती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, वो एक इस तरह का एक सोच हमें रखना पड़ा, क्योंकि एक महामारी ये महामारी ऐसी है जिससे काफी लोगों को काफी प्रभाव पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ी, तो लॉकडाउन तो जरूरी था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो आपका जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये सब, इन सबको इन सब में क्षमता बढ़ाने के लिए हमें समय चाहिए था, और वो ये लॉकडाउन ने दिया। इसके कारण जरूर अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, लेकिन हमने ये भी देखा है, जो जैसे आर्थिक विशेषज्ञ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं, जो कि ऐसा ऐसा डेटा जो रोज आता है, तो उसको हम देख रहे हैं। और हम अभी ये हम देख रहे हैं कि अभी जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, बिजली की खपत है, या फिर गूगल की मोबिलिटी की, जो मतलब लोग कितना मोबाइल हो रहे हैं, या फिर आप देखें जो गाड़ियों की खरीदने की, ये सब जो इसमें काफी सुधार आया है 1 जून के मुकाबले, जब से हमने ये लॉकडाउन हटाया है। तो आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि अनिश्चितता के कारण कुछ क्षेत्रों में डिमांड पे असर रहेगा। जैसे आप टूरिज्म ले लें, तो टूरिज्म में तो असर रहेगा, और ये जब बिल्कुल। तक अनिश्चितता नहीं जाती है तब तक वो डिमांड पे उस पे असर रहेगा। और उसका उपाय, जब तक वैक्सीन नहीं आता, उसका उपाय एक्चुअली सुलभ नहीं। डॉक्टर साहब, आप इतनी साफगोई से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जवाबों को सुन के। आप की और आपके विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने में होती है। जब अधिकांश एजेंसियां भारत के ग्रोथ रेट को माइनस में आने की भविष्यवाणी कर रही हैं, तब आपका क्या अनुमान है, क्या रहेगा? मतलब जब अगला बजट आप पेश कर रहे होंगे और आर्थिक सर्वे बजट से एक दिन पहले जब आप पेश करवाएंगे, तो क्या अनुमान रहेगा, किस तरह की स्थिति में हम रहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है, क्योंकि पेचीदा इसलिए है क्योंकि अनिश्चितता बहुत है। बिल्कुल। यदि इस साल के जो दूसरे भाग में यदि वैक्सीन बन जाए, तो जो आर्थिक जो वातावरण है वो बदलेगा। जो डर का एक माहौल बना हुआ है, वो डर का माहौल कम हो जाएगा। और जब डर का माहौल कम होगा, तो लोग खरीद में और विश्वास के साथ जुटेंगे, तो उससे अर्थव्यवस्था में जरूर सुधार आएगा। ये अनुमान लगाना कि इस साल कितना होगा, वो एक कठिन कार्य है। हमने अनुमान लगाया है, लेकिन काफी उसमें अनिश्चितता है। ऐसा हो सकता है कि इस साल जो है हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहे। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली दूसरे भाग में, इस वर्ष के दूसरे भाग में, यदि अच्छा इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का जो परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नेगेटिव ना हो, ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह है कि जो लोगों का भरोसा और अंदर का आत्मविश्वास है, अंदर का डर है, वो दूर होना चाहिए। मैं अगला सवाल ले रहा हूं डॉक्टर साहब। मौजूदा वित्त वर्ष से जो बहुत उम्मीद तो नहीं दिखाई देती, लेकिन 2021 और 22 का वित्त वर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा? $5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की स्थिति को बचाए रखने, या यूं कहिए कि उसे दोबारा हासिल करने की ही चुनौती हमारे लिए बड़ी बन के सामने आए, कि मतलब अर्थव्यवस्था किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी 2021-22 में? चूंकि आगे का सवाल है, लेकिन चुनौती ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 में जितना हम सेल कर पाए हैं उतना तक भी बचा ले जाए तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं जिसपे हमें ध्यान देना है जी। एक ये कि जब आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज जो सरकार लेके आई, यदि हम ऐसे पैकेज की तुलना बाकी देशों से करें, सारे देश इस तरह की एक कोविड पैकेज उन्होंने घोषणा की है, लेकिन भारत सिर्फ एकमात्र देश है जिसने इतने सारी रिफॉर्म की जो कदम है, वो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जैसे कहते हैं हम अर्थशास्त्र में, उनको लेके आया है। ये आप किसानों के लिए हो, या फिर आप जो लेबर कानून है उस पे लें, या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है उस पे लें, तो ये जब हम कुल मिला के देखते हैं तो भारत एक ही देश है जिसने काफी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं अपने कोविड के पैकेज में, और उसका आत्मनिर्भरता का जो संदेश जो
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके उसके चलते ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था पे ये असर पड़ेगा कि आगे चलते जो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी उसमें उसमें विस्तार होगा और वो बढ़ेगा। तो जिसके चलते हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले वर्ष से और उसके आगे जो हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें तेजी आएगी, और ग्रोथ रेट जब तेजी आएगी तो उससे उसके चलते जीडीपी भी बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये भी रखना चाहता हूं कि यदि हम देखें जो पिछले साल में जो आर्थिक जो उस विकास दर में जो मंदी आई, वो मंदी भी इसलिए आई क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो फाइनेंशियल बैंक, जो हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स ने करीब 2013-14 में जो जो लोन दिए थे, वो लोन खराब होने के कारण उनका उसका असर था। और ये कई लोग ये कहते हैं वो तो 5 साल पुरानी बात है, लेकिन यदि आप ध्यान दें, जो बैंक जो लोन देता है, लोन की जो अवधि होती है, वो लोन की अवधि 5-6 साल होती है। तो जब खराब लोन मान लीजिए आपके 2013-14 उस समय में दिए गए, उसका जो फल है, वो जो विष जो लगाया गया था, वो विष का परिणाम तो 5-6 साल बाद ही आएगा। तो उसके चलते जो रिस्क अवर्जन कहते हैं, जो बैंकों ने लोन ऋण देना कम कर दिया, इन सब के चलते जो आर्थिक विकास दर में मंदी आई। तो ये हमें ध्यान देना काफी उचित है इस संदर्भ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी जो आपका रियल सेक्टर है उसमें जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा खराबी आई है। फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर काफी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके चलते ये ग्रोथ रेट कम हुआ। तो अभी जो पैकेज में सरकार ने जो 3 लाख करोड़ की जो ऋण की जो घोषणा की है, जिसके चलते अभी एक्चुअली जून महीने में काफी सारा ऋण दिया भी जा चुका है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ने एमएसएमई को दिया है। तो इसके चलते जो है अब मुझे लगता है इसमें सुधार आएगी फाइनेंशियल सेक्टर में भी, और जिससे अच्छा एक आउटकम आना चाहिए। एक सवाल आपसे और ले रहा हूं आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर के ही, अगर आपको ठीक नहीं आएगा तो आप जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा। सवाल यह है कि विपक्ष ने यह आलोचना की कि जैसे पश्चिम के देशों में पैकेज दिए गए तो लोगों के पॉकेट में कैश पहुंचा और कैश देने की बड़ी वकालत भी की गई। आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है, प्रधानमंत्री का जो स्लोगन था कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो उसकी जो पूरे पैकेज की जो चाबी है वो आपदा को अवसर में बदलना, इसको ध्यान में रख के किया गया। जबकि विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि जैसे अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी यूरोप का ही हिस्सा है ऑफकोर्स, ब्रिटेन में, इन सब जगहों पर जो पैकेज दिए गए तो लोगों को कैश इंसेंटिव सीधे उनकी बैलेंस शीट के आधार पे, उनकी जो रिटर्न्स फाइल है उसके आधार पर दिया गया। अपने यहाँ जो एक गरीब तबका है, विपक्ष ने सिर्फ उनके खाते में कैश ट्रांसफ़र करने की मांग की और कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं आता। जिस तरह का इतना बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई, उसमें जाहिर सी बात है कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट जो है सीधे ये कैश इंसेंटिव जो गरीब परिवार हैं उनके खाते में अगर पैसा जाता कुछ महीने तक तो ये आता, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे का क्या सोच थी, क्या रणनीति थी कि इस तरह का इंसेंटिव देने के बारे में हमने कोई विचार नहीं किया? देखिए, पहला इसमें 3-4 मुद्दे हैं जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं जी। पहला ये कि यदि आप बाकी देशों की जो पैकेज है उसको देखें, तो जैसे हम अर्थशास्त्री कहते हैं फिस्कल, मॉनेटरी और लिक्विडिटी, ये जो तीन क्षेत्र होते हैं, इन तीनों क्षेत्रों का सम्मिलन किया गया सारे देशों में। और जहां पे ज्यादा स्पेस थी उसका देशों ने उपयोग किया है। उदाहरणतः मैं लेता हूं, आप यूनाइटेड किंगडम का पैकेज ले लें। यूनाइटेड किंगडम का पैकेज जो आया तो 15% जीडीपी का 15% कहा गया, लेकिन उसका जो फिस्कल जो पैकेज है, फिस्कल पैकेज मात्र 3.5% है। 15% उनका पूरा पैकेज है, उसमें फिस्कल 3.5%। दूसरी बात ये कि बाकी देशों में जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस कहते हैं, जो राशन की दुकान,
विदेशों में ऐसी एक व्यवस्था नहीं है। तो जो कैश दिया गया वो कैश को लेके लोग जो है जो गरीब लोग हैं उनको खाना वगैरह के लिए खरीदने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम है, राशन कार्ड है, जिससे करीब करीब 70 से 75% जो आबादी है वो राशन कार्ड से राशन ले सकती है। तो अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब करीब 35 केजी अनाज हर महीने दिया जाता है हर परिवार को। इसके अलावा ये कोविड पैकेज में इसकी जो गणना है वो बढ़ाई भी गई। 5 केजी अनाज हर व्यक्ति को, यदि आप 5 लोग ले लें किसी परिवार में तो 25 केजी अनाज और बढ़ाया गया, जिससे 35 और 25 ले लें तो 60 केजी अनाज। तो जब हम इसको काइंड में जो अनाज सीधे दे रहे हैं तो फिर जो बाकी देशों में क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें ज्यादा कैश देना पड़ा। इसके अलावा ये भी आप ध्यान में रखें कि जो मार्च में जो पैकेज दी गई थी उसमें भी जो गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें धनराशि भी दी गई थी इसके राशन के अलावा। तो ये तुलना जब हम करते हैं तो हमें जो अंतर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, वरना ऐसा यूं हो जाता है जैसे आप आम को लें और सेब को लें और दोनों की तुलना करने लगे, तो ये तो सही नहीं होगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अनिश्चितता के कारण जो अभी डिमांड ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं में ही उसका पैसा खर्च किया जा रहा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, अभी मैं कुछ शोध पढ़ रहा था जो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो रिसर्च करती है, उन्होंने कुछ रिसर्च स्टडीज डाली हैं जिसमें ये दिखाया गया है, साफ साफ दर्शाया गया है कि जो चेक्स यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने भेजा है वो धनराशि सिर्फ और सिर्फ खाने पे खर्च हुआ है। बाकी जो ड्यूरेबल गुड्स जो कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स की खरीदारी में उस कैश का उपयोग हुआ नहीं है। और वही चीज हमने सीधा अनाज देके उसकी भरपाई की है। तो ये सब अंतर हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम तुलना करते हैं, और एक मूलतः सब मिला के सम्मिलित करके हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, आपने इस सवाल का बहुत बेहतर जवाब दिया। कोरोना के दौरान दुनिया भर में चीन की इमेज एक अविश्वसनीय राष्ट्र की बनी है। हमें उम्मीद थी कि चीन से नाराज कई अमेरिकी, जापानी और कोरियाई कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी और निवेश भी करेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। ये ज़्यादातर दूसरे देशों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। आपको क्या जानकारी है कि कुछ कंपनियां क्या हमारी तरफ भी रुख कर रही हैं क्या? देखिए, इसमें आप जैसे आर्थिक विश्लेषण का आप वो कह रहे थे, जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में इस साल जनवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था उसमें हमने एक अध्याय इसी पे लिखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स जो कहते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, भारत को उसमें फोकस करना चाहिए। यदि हम भारत और चीन का जो निर्यात का जो जिस तरह का एक परिस्थिति आया है उसका विश्लेषण करें तो ये साफ साफ दिखता है कि चीन ने जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी का अमल किया है। इसका मतलब ये कि उन्होंने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे ध्यान दिया और उसी पे सारी जो उनकी जो एनर्जी है उसी पे उसको केंद्रित किया। इसके विपरीत भारत में जो पिछले करीब 20-25 साल में भारत ने फोकस होके अपनी एनर्जीज जो है उसको केंद्रित नहीं किया। और जो हमने इसमें ये दर्शाया था यदि भारत भी एक बड़ा निर्यात देश यदि भारत को बनना है तो इस तरह का एक केंद्रित जो फोकस स्ट्रैटेजी जो कहते हैं, और लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लेबर की काफी उपलब्ध लेबर अवेलेबल है, तो हमें भी उसी तरह की एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। ये कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कोविड के चलते और जो ट्रेड पे असर पड़ेगा तो इससे क्या हम वही रणनीति हम कर सकते हैं। तो इसमें ये मेरा कहना ये है कि भले ही ट्रेड मान लीजिए
देश विदेश में जो सारे ट्रेड है वो मान लीजिए कम हो भी जाए, तो आज के तारीख में भारत की जो 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 प्रपोर्शन है ट्रेड की वो बहुत कम है। इसलिए भारत के पास काफी स्कोप है इसको बढ़ाने के लिए, और हमें इसमें काफी केंद्रित होके, फोकस्ड होके जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं और नेटवर्क प्रोडक्ट्स उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा मूलतः हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए, ताकि हम हमारी ऊर्जा है उसको इधर उधर सब कुछ करके उसका खपत कर दें। हमें केंद्रित होकर एक्चुअली काफी कॉन्सेंट्रेट होके कुछ सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो यदि हम वो करेंगे तो उससे जरूर हमें 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 सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। देश में इस समय हर सेक्टर भारी संकट में है। उद्योग को रियायतों की जरूरत है। मध्यम वर्ग के सामने सैलरी कट और लोन की किस्त सब भारी पड़ रही हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मजदूर और छोटे बड़े दुकानदारों की भी जेब खाली है। राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने कर्मचारियों को सैलरी देने की भी समस्या खड़ी हुई है। कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और क्या वैकल्पिक उपाय होंगे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए? पहले मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि जो केंद्र सरकार ने जो राज्यों को, जनरली यूं होता है कि हर महीने जो केंद्र सरकार 14 में एक भाग हर महीने जो है राज्यों को देती है, और इसका जो अनुपात है, अमाउंट है, वो भी इस बजट की जो आंकड़े होते हैं उसको लेके तय किया जाता है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्र सरकार ने जो बजट में जो नंबर्स जो किए गए थे उसी फॉर्मूला को लेके केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है, जबकि हमें पता है इस साल की जो रेवेन्यूज हैं उसमें काफी कटौती होगी। इसके बावजूद जो केंद्र सरकार ने साफ ये किया है कि, तो केंद्र सरकार ये भी कह सकती थी कि क्योंकि हमारी जो रेवेन्यूज है वो उसमें काफी कटौती होगी, तो हम जो 14 में एक भाग जो है वो उसकी कम अमाउंट लेके उस पे हम देंगे। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने किया नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ये जरूर समझती है कि राज्यों को इस समय पे, क्योंकि वो ये जो महामारी है इसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत है। इसीलिए केंद्र ने जो 14 में एक भाग जो है वो बजटेड अमाउंट पे दिया है, ना कि रिवाइज्ड अमाउंट। तो ये पहला ध्यान देने योग्य है, हमारे व्यूअर्स इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि आपका कहना सही है कि इस साल जो रेवेन्यूज है उसमें जरूर कमी आएगी। सरकार ने जो ऋण की जो मात्रा है उसको बढ़ाया है, करीब 50% बढ़ाया है, तो जिससे कि जो कमी है उसकी भरपाई की जा सके। जहां तक मेरी जानकारी है कि आप आरबीआई में भी जुड़े रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि रेटिंग की चिंता को नज़रअंदाज करते हुए अधिक नोट छापकर इस समय हर वर्ग को मदद देनी चाहिए। इसे अर्थशास्त्र में हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। आप क्या मानते हैं कि अधिक नोट छापने से नुकसान है या आम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, इससे सहूलियत मिलेगी? इस बारे में सरकार कोई विकल्प सोच रही है या जिस तरीके से सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद जिस एजेंडे पर, जिस विजन के साथ चल रही है उसी पर चलेगी? देखिए, इस समय क्योंकि एक समय है जो शायद हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का एक समय अनुभव किया नहीं होगा, तो ऐसे एक समय में सारे विकल्प जो है सरकार उन पे ध्यान देती है और उनका विश्लेषण भी करती है, और सरकार और रिजर्व बैंक मिलजुल के इस पर जो निर्णय है वो लेंगे। और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम लोग जो भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सही है उसका काफी विचार विमर्श करके उसका निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी से लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता
अभिजीत मुखर्जी तक ने कहा कि तत्काल मजदूरों और गरीब लोगों के खाते में नकद पहुंचाने की ज़रूरत है, जो हम चर्चा भी कर रहे थे। जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने शिकागो यूनिवर्सिटी में अपने गाइड रघुराम राजन के अंदर में पीएचडी भी आपने किया है। रघुराम राजन जी ने कहा कि अगर करीब 12-13 करोड़ गरीब परिवारों को 5,000 रुपया दिया जाता है तो बमुश्किल 60-65 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी इकॉनमी वाले देश में करीब 30-40 लाख करोड़ के सालाना बजट वाले भारत में ये करना बहुत मुश्किल नहीं था। क्या कहना है आपका? मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि आप महाभारत में देखें जी, तो महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों निपुण थे, धनुर्विद्या में। धनुर्विद्या में काफी निपुण थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हर बाण जो अर्जुन चलाता था वो द्रोणाचार्य जो चलाते थे वही था। उनके बाणों में अंतर भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही रहती है, देश की भलाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, और इस शानदार उत्तर के लिए डॉक्टर साहब आपको वाकई में बहुत मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए अच्छा खासा वक्त निकाला। हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, सहारा, प्रणाम।